हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको विनिर्माण उद्योग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो लेकर आया हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र का महत्व का वर्णन करें। इस सब का मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूँ, आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास है विनिर्माण उद्योग का उसमें। फिर भी आप जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये लेक्चर है, तो इस हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि विनिर्माण उद्योग जो है से पहले जो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो आपको कृषि पर जो है सो निर्भर थे। तो इसे निर्भरता को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, विनिर्माण उद्योग आया। और विनिर्माण उद्योग के कारण क्या हुआ कि कृषि से निर्भरता कम हो गई। कैसे? द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, रोजगार मिल गया। इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं कि कृषि से निर्भरता जो है सो क्या हो गया, कम हो गया विनिर्माण उद्योग के कारण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग के कारण जो है सो क्या हुआ, बहुत सारे रोजगार सभी लोगों को मिलने लगा, बेरोजगारी खत्म हो गई। विनिर्माण उद्योग के कारण क्या हुआ, हम अधिक से अधिक वस्तुओं को निर्माण करके हम क्या करते हैं, विदेश में बेचते हैं, जिससे हमारी क्या होता है, विदेशी मुद्रा जो है सो प्राप्ति होती है। इससे हमारा जीडीपी में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। विनिर्माण उद्योग के कारण जो है सो कहा जाता है कि जितने भी टेक्नोलॉजी का सामान आज के समय में आप देख रहे हैं, ये विनिर्माण उद्योग का ही नतीजा है। जो आप वो टेक्नोलॉजी का सामान देख रहे हैं, एक पर एक यंत्र देख रहे हैं, चिकित्सा सामग्री देख रहे हैं, उसके बाद जो है सो आप रक्षा सामग्री देख रहे हैं, रसायन सामग्री देख रहे हैं। ये सब सारे के सारे किसके कारण है, विनिर्माण उद्योग के कारण। ये सब सारे के सारे पॉइंट आपको लिखने हैं विनिर्माण उद्योग के महत्व में। इसमें कहा है कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर से हमारी निर्भरता को कम कर दिया है। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ये एक आवश्यक शर्त है। गरीबी उन्मूलन तभी होगा, बेरोजगारी खत्म तभी होगा जब औद्योगिक ये जो विनिर्माण उद्योग की स्थापना होगी। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उन देशों को विकसित समझा जाता है जहां पे कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। भारत का ही नहीं, विश्व के सभी देशों का विकास औद्योगिक विकास में निहित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है किसी भी देश के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो देखिए, सूती देश के विश्व व्यापार में हमारी देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। अभी 1/4 भाग जो है सो हम व्यापार कर सकते हैं कुल वैदेशिक व्यापार के तुलना में। लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% ही है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे एक पर एक टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन हम हाथ से बुनते हैं, जिसके कारण जो है सो हमारा जो है सो कभी भी उन लोगों से प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं पाता। तो हमारे देश की जो कताई कारखाने हैं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पा रही है। यदि हम उच्च कोटि का धागा का उपयोग करना यदि शुरू कर दें तो हम विश्व में जितने भी सूती कपड़े आते हैं उससे हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उच्च कोटि का धागा भी नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं। कारखाने की भी संख्या बहुत कम है, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग आज के समय में उच्च कोटि के धागा के उपलब्ध के बिना जो है सो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मिलें भी बहुत कम है, उद्योग भी उसकी बहुत कम है। जिस हिसाब से हमें ऑर्डर आती है उस हिसाब से हम काम करते हैं, इसलिए हम विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाते। तो इसमें आपको ये सब पॉइंट लिखने हैं। जूट मिलों अधिकांश हुगली नदी के आसपास केंद्रीकृत होने का क्या कारण है? तो सबसे पहले आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए क्या सब चाहिए। सबसे पहले पानी होनी चाहिए, उसके बाद जो है सो क्या होनी चाहिए, श्रमिक होना चाहिए, सस्ता श्रमिक होना चाहिए, उसके बाद परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, उसके बाद बाजार होनी चाहिए। कॉमन कोई भी क्वेश्चन पूछे यदि उद्योग से संबंधित आप ये कॉमन आंसर आप लिख सकते हो उसमें। तो जूट मिलें अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उड़ीसा और बिहार से सस्ते श्रमिक उन्हें प्राप्त हो जाता है। जूट के लिए क्या चाहिए? बहुत भारी मात्रा में पानी चाहिए जो हुगली नदी के तट से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यदि तैयार माल है उसे विदेश यदि हमें भेजने हैं तो उसके लिए जो है सो क्या है, वहाँ पे पत्तन है, जिससे हम क्या करते हैं हुगली नदी के तट से ही जो है सो विदेश जो है सो सारे सामान जो है सो बेच देते हैं, भेज देते हैं, निर्यात कर देते हैं। और वहाँ पे क्या है, आसपास कच्चे माल की उपलब्धता है। जहाँ पे जूट मिले हैं उसी के बगल में कच्चा माल जूट का आ जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जूट मिले अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। हुगली नदी के तट पर जूट मिले का स्थित होने का निम्न कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता। पहले बोले पटसन उत्पादन क्षेत्र निकट ही है, उद्योग के पास ही है, लागत कम लगती है क्योंकि बगल में ही है। सस्ता जल परिवहन हो जाता है। सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल कच्चे माल की मीलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है जो हुगली नदी के तट से प्राप्त हो जाता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान में निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि हुगली नदी के तट पर जूट मिलें अत्यधिक मात्रा में स्थित होने का कारण है। ये सब सारे के सारे आप पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से मैं डिफाइन किया है कि औद्योगिक प्रदूषण या पर्यावरणीय निम्नीकरण। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का उपाय या पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने का क्या सब उपाय है। तो आपको हम पहले भी बताए हुए हैं कि पर्यावरण निम्नीकरण तभी कम हो सकता है जब उद्योग से जो जल प्रवाहित किया जाता है डायरेक्ट नदी में, उसको जो है सो आपको प्यूरिफाइड नहीं किया जाता, डायरेक्ट प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। उसके बाद वही जल हम लोग के भूमि में आता है, फिर जो है सो वही जल जो है सो हम लोग के शरीर में जाता है, जिससे बहुत तरह की बीमारियां फैलती है। उसके बाद आपका जो है सो क्या है कि ये जो आपको चिमनी वगैरह है वो बहुत नीचे है, जिसके कारण धुआं जो है सो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। ये भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद जो है सो आप ये भी दे सकते हैं कि जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे उद्योग जो है सो क्या करता है, जैसे तापीय विद्युत उद्योग है वो गर्म जल डायरेक्ट जो है सो नदी में प्रवाहित कर देता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे जीव जंतु जो है सो मर जाते हैं। उन्हें जो है सो चक्रीय पद्धति से गुजारना पड़ेगा। वर्षा का जल डायरेक्ट जो है सो उपयोग आप कीजिए, इससे क्या होता है सबसे शुद्ध मात्रा यदि जल बोला जाता है तो वर्षा के जल को ही कहते हैं। तो ये सब निम्नीकरण का जो है सो आपको क्या है कारण है और उपाय भी आप ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है जल प्रदूषण पर नियंत्रण का क्या उपाय है। सबसे पहला दिया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग पहले कीजिए आप। जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा उसका पुनः उपयोग कीजिए। पुनर्चक्रण मतलब प्यूरिट करिए और फिर उसका उपयोग कीजिए, उसको नदी में नहीं बहाइए। जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण इकट्ठा कीजिए, वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। नदियों व तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन कीजिए। पहले भी बता चुके हैं आपको। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन यानी मशीन सबके द्वारा आप शोधन कर सकते हैं, या
इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन कर सकते हैं। उसके बाद जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन कर सकते हैं। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार जो है सो औद्योगिक प्रदूषण या जैव निम्नीकरण को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम पहले भी बता चुके हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो हम करेंगे, सबसे पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस पर नियंत्रण भारत सरकार की होती है। जैसे भेल और सेल, दो नाम याद रखिएगा कि भेल और सेल ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। इस पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निजी क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र नाम ही है निजी, तो निजी व्यक्तियों के हाथ में वो संचालित होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं। उसके बाद संयुक्त उद्योग, नाम ही है संयुक्त, यानी इसको बोलते हैं ज्वाइंट इंडस्ट्री। ज्वाइंट का मतलब हो गया कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का यदि स्वामित्व होता है यदि किसी उद्योग पर, उसे हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे जो है सो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त उद्योग का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी आप देते हुए जो है सो डिफाइन कीजिएगा। सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री किसे कहता है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले अर्थात उत्पादक और श्रमिक दोनों का यदि नियंत्रण रहता है तो उसे ही हम कहते हैं सहकारी उद्योग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और केरल के नारियल आधारित उद्योग जितने भी है सारे के सारे सहकारी उद्योग हैं। इस प्रकार जो है सो स्वामित्व के आधारित उद्योग कौन कौन हो गया? सबसे पहला जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो गया। दूसरा जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसका एग्जाम्पल में भेल और सेल याद रखिएगा। उसके बाद निजी क्षेत्र का उद्योग हो गया जिसका नियंत्रण बस निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे डाबर हो गया, टिस्को हो गया, बजाज हो गया। उसके बाद संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हो गया ऐसा उद्योग जिस पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद सहकारी उद्योग, ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिसमें उत्पादक और श्रमिक दोनों का नियंत्रण होता है, उसे जो है सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे मुंबई का जो है सो चीनी उद्योग और केरल का नारियल आधारित उद्योग। इस प्रकार जो है सो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इसके बाद जो है सो हमारे हिसाब से लास्ट जो है सो आपका इस चैप्टर का वीडियो आएगा 5 क्वेश्चन और। इतने क्वेश्चन भी आप यदि देख लिए तो आपके जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इससे ही टकरा जाएगा हमारे हिसाब से। इसीलिए इस क्वेश्चन को प्लस इंट्रोडक्शन क्लास को आप बार बार जो है सो एक बार देखिए, आपका एक भी नई क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।